कक्षा 9 के प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 से भारत का भौतिक स्वरूप के संबंध में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो भारत को कितने प्राकृतिक या भौतिक भागों में बांटा गया है, इसकी चर्चा आज अध्याय 2 में करेंगे। तो इसमें पहला है भारत का हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है महान हिमालय। पहला है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी तो भारत का जो पहला प्राकृतिक भाग है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो हिमालय के रूप में यह क्षेत्र पश्चिम से सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी 2400 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इस क्षेत्र में मौजूद है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में। तो सबसे पहले महान हिमालय के संबंध में आप लोग देखिए। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस क्षेत्र का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला सदियों बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत से हिमानियों का प्रवाह होता रहता है। हिमालय के यह पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है, जिसे हिमाद्रि या बृहत्तर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। इसी कारण यह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में गंगोत्री, जेमू, मिलाम जैसे विशाल हिमनद पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 20 किलोमीटर से भी ज्यादा है। फिर इसमें दूसरा है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के संबंध में यह पर्वत श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 2000 से 3500 मीटर तक पाई जाती है तथा अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर तक पाई जाती है। इस भाग में बहने वाली नदियां वी आकार के घाटियों का निर्माण करती हैं। हिमालय के मध्य कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटियां आती हैं। कश्मीर के जास्कर और पीर पंजाल इसके महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं जो अनेक भुजाओं वाली हैं।
तथा यहाँ पर पर्यटक प्रतिवर्ष आते रहते हैं। फिर इसी में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में ही तीसरी श्रेणी का नाम है शिवालिक श्रेणी। इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे निचली तथा दक्षिणी पर्वत श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। यह हिमालय का नवनिर्मित भाग है जो पंजाब में कोटवार बेसिन के दक्षिण में से शुरू होकर पूर्व में कोसी नदी अर्थात 87 अंश देशांतर तक फैली हुई है। तो इस क्षेत्र में इसमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश, काराकोरम श्रेणियां शामिल हैं। इस श्रेणी में कई दर्रे स्थित हैं। तो इस तरह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के रूप में। फिर अगला है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा भाग है भारत का दूसरा भौतिक भाग या प्राकृतिक भाग का नाम है उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के मैदान में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तथा इसके सहायक नदियां इस मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियों का निर्माण करती हैं। यह पूरा का पूरा क्षेत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप है। यह पूरा मैदान समतल स्थल के रूप में जाना जाता है। सिंधु के क्षेत्र में दोआबों की संख्या काफी अधिक है। गंगा का मैदान घग्गर व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। इसका विस्तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तक विस्तृत है। इसके आगे ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो विशेष रूप से असम में स्थित है। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर का विशाल मैदान विभिन्न प्रकार की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के निक्षेप से बना है, जिसमें पश्चिमी भाग है, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और यहाँ पर भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये रहा उत्तर का विशाल मैदान जो भारत का दूसरा प्राकृतिक भाग है। फिर तीसरा है दक्षिण का पठार। अब दक्षिण का पठार यह क्षेत्र आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना है। यह सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है। इस पठारी भाग को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में। तो दक्कन के पठार में यहाँ पर नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में बुंदेलखंड, बघेलखंड तथा छोटा नागपुर का क्षेत्र आता है।
तथा इसमें दूसरा भाग है दक्षिण के पठार में दक्कन का पठार। इसे महाराष्ट्र पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग में है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा पर्वत के पर्वत श्रेणियां हैं, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल पर्वत इसके पूर्व में स्थित हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें तो पता चलेगा दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यदि आगे देखा जाए, इसमें इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आगे है चौथा भाग है समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के साथ साथ समुद्री किनारे तक संकीर्ण पट्टी का विस्तार है, जिसको तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच में स्थित है। इसी प्रकार पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट कोंकण, कन्नड़ व मालाबार नामक 3 भागों में विभाजित है या बांटा गया है। पूर्वी तट उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक नहीं कई विशेषताएं हैं। तो ये रहा समुद्र तटीय मैदान, जो भारत का चौथा प्राकृतिक भाग है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे थार के मरुस्थल की। थार के महामरुस्थल की बात करेंगे। तो थार का महामरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, अथवा राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इस मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। इस भाग में प्रतिदिन धूल और रेत भरी तेज हवाएं चला करती हैं, जो कि जगह जगह पर टीलों का निर्माण करती है। यदि हम इस तरह से देखें तो वर्ष भर यह भाग शुष्क तथा वर्षा से मुक्त रहता है। यहाँ पर थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से ज्वार बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं, जबकि वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं।
सरिताएं का मतलब नदियों वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इसके बाद यही नदियां बालू में तब्दील हो जाती हैं। पर्याप्त जल मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी नदी, थार के मरुस्थल में लूनी नदी है जो एक मौसमी नदी है, और यह मानसून काल में लूनी नदी में पानी रहता है और मानसून के समाप्त हो जाने पर लूनी नदी रेत में तब्दील हो जाती है। तो थार का मरुस्थल लगभग 644 किलोमीटर लंबा है तथा लगभग 161 किलोमीटर लंबी चौड़ी में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, ये थार के मरुस्थल का। तो ये रहा भारत के भौतिक या प्राकृतिक भाग में 5 भाग हैं जिनकी चर्चा हम आप लोगों से कर चुके हैं। बस इस अध्याय में, अध्याय 2 में, भौतिक भाग में बस केवल आज इतना ही।